नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 31वां अध्याय। बकुल कथा के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 31वां अध्याय बकुल कथा। लेखिका आशापूर्णा देवी। तीसरे पहर का तुम्हारा नाश्ता सहेज कर रख दिया, कृपा करके समय पर खा लेना। सत्यवान के सामने स्टूल पर डब्बा रखते हुए शंपा ने कहा। ऐसा ना हो कि मैं लौट कर देखूं डब्बा खुला ही नहीं। सत्यवान ने भवें सिकोड़ कर कहा। यह तीसरे पहर का नाश्ता क्या होता है? अरे क्या क्या, सवेरे के नाश्ते के माने जानते हो? जानता हूँ। तो फिर क्या, सवेरे का जब होता है तो तीसरे पहर का क्यों ना होगा? उसके दमकते हुए मुखड़े की ओर अभिभूत आंखों से ताकते हुए सत्यवान बोल उठा। शंपा जी कहिए, इतनी दुर्दशा के होते हुए तुम्हें यह आह्लाद कहाँ से उमड़ता है? दुर्दशा? शंपा ने भी भवें सिकोड़कर कहा। दशा यदि दुर्दशा हो तो मैं नहीं मानती, यह आप लोगों की धारणा की बात है। तो भी कहती हूँ, इस आह्लाद नाम की चीज का बसेरा कहाँ है? यह तो कहिए जनाब, यह क्या किसी दुकान में मिलता है कि आसपास के किसी पेड़ पे फलता है? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अवाक हो जाना पड़ता है शंपा, डर लगता है। डर लगता है? सो क्यों? शंपा ने सर्वांग में खुशी छलकाकर कहा। अवाक हो सकते हो? ऐसा अवाक करने वाली लड़की शायद ही देखने को मिलती है, परंतु डर? डर ही तो लगता है अचानक एक दिन देखूंगा वह सारा कुछ सपना हो गया हो। क्या तुम मेरे सामने नहीं हो? सामने नहीं रहना ही स्वाभाविक है। शंपा वैसे ही हंसकर बोली। पीछे रहने से ठेलने में सुविधा है। वही तो, सारा जीवन मुझे ठेलकर ले चलोगी, यह मैं सोच ही नहीं सकता। उस दिन तुम्हें गिरने दिया, शंपा ने गंभीर गले से कहा। राजकुमारी और वामन की कहानी नहीं पढ़ी? पढ़ी है, पर यह सब पढ़ने सुनने में कोई सांत्वना नहीं मिलती। मैं किसी भी प्रकार से अपने को तुम्हारे पास नहीं सोच सकता। शंपा बैठ पड़ी, हताश गले से बोली। अच्छा अच्छा, तुम चाहते क्या हो सो तो कहो। अपने को ही तुम्हारे योग्य कर लेने के लिए किसी कौशल का प्रयोग करूं? ठीक है, क्या किया जाए कहो। दानों पाँव काट लूं? ओह, उसमें सुविधा नहीं होगी। 4 पहिए की गाड़ी ना हो, 2 चक्के की साइकिल भी चाहिए। कम से कम एक पाँव तो रहना जरूरी है। हाथ, बाप रे, हाथ नहीं रहे तो तुम्हारे सामने हिलाऊंगी क्या? आंखें, अगर वे नहीं रही तो कटाक्ष गया। हाँ, एक बात हो सकती है, शुभ्रनखा की तरह नाक कान काट डालना। कहो तो वही करूं, उससे यदि तुम्हें कुछ सांत्वना मिले। शंपा देख लो, निकलते समय यह नाटक। एक शुभ कार्य में जा रही हूँ और यह कांड। मर्द की आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होता रे भैया। सत्यवान ने दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा। तुम मुझे क्यों प्यार करने आई शंपा? वही तो, शंपा फौरन बोल उठी। यही सोचकर तो मैं भी चिंता में मरती हूँ। मेरी क्या मरण दशा हुई कि तुम जैसे एक उजबक बुद्धू को प्यार कर बैठी। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, उसका तो अब कोई उपाय नहीं। उपाय नहीं, यह किसने कहा? तुम तो सहज ही। सुनो अब, लेकिन मैं नाराज हो जाऊंगी। मेरे गुस्से को तुम नहीं जानते। मेरे बाप ने कहा मेरे घर में रहकर यह सब नहीं चलने का। मैंने कहा ठीक है, नहीं चलाऊं। जो कपड़े पहने थी मात्र वही पहने पहने चली आई। वही तो, तुम्हारा वह भयंकर इतिहास ही तो मुझे सदा डराता है। तो प्रभु जी, आप अभी बैठे बैठे डरते रहे, मैं जरा हुआ हूँ? विहल दृष्टि से ताकते हुए सत्यवान ने कहा। यूं उमंगती हुई कहाँ जा रही हो? क्यों बताऊं? नहीं चाहती तो मत बताओ। ओह, हजरत को गुस्सा कैसा। बताऊंगी बताऊंगी, लौट कर बताऊंगी। अभी चलती हूँ। अच्छा, खा लेना, उस किताब को पढ़ डालना। कौन सी किताब? किताबें तो ढेरों ला दी हैं। आह, कहानी? रविंद्रनाथ की नाव दुर्घटना पढ़ लो। आज तक तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़कर देखो। देखो, मात्र किताब पढ़ने से ही जीवन का सारा दुख कष्ट भूला जा सकता है। तुम्हें मैं इसी नशे का नशेबाज बनाऊंगी, देख लेना। हंसते हंसते उमंगती सी शंपा चली गई। धुंधले धुंधले बहुतेरे मुखड़ों में से एक मुखड़ा झलमला उठा। दुबला काला सूखा हुआ सा एक मुखड़ा, फिर भी चांद सूरज की ज्योत से आकाश से भरा। विश्वास करने में कुछ समय लगा। घड़ी के हिसाब से शायद सेकंड का सामान्यतम भागांश मात्र, फिर भी ठिठक गया क्षण संभवतः अनंत काल का स्वादवाही था। उस मुंह वाली
उसके हाथ में वास्तव में कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं थी, फिर भी हाथ बढ़ाए हुए थी, दुबला पतला निराभरण एक हाथ। उस हाथ को कसकर दबाते हुए अनामिका ने कहा, चल। और हंसते हंसते निकली और रोते रोते लौटी। उसे कमरे में आते देख सत्यवान ने खुली किताब बंद करके उसी ओर ताकते हुए पूछा, क्या हुआ? हाथ के बैग को दीवार की कांटों में लटकाने के बहाने दीवार मुखी होकर शंपा बोल उठी, रोते रोते, कहाँ है तुमसे? बोली तो, पर उसके गले में उसके निजस्व कलकंठ की झंकार नहीं फूटी। झंकार की कोशिश ही जाहिर हुई। सत्यवान ने और कुछ नहीं कहा, किताब बंद करके चुपचाप बैठा रहा। शंपा ने पूछा, खाया था? नहीं, मतलब वैसी भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी? भूख जैसा भयानक कुछ दिया गया कहाँ था? नहीं नहीं, बिल्कुल ही भूख नहीं लगी। शंपा उसके पास स्टूल पर बैठकर हताश गले से बोली, अच्छा, तुम्हारी हरकत से मैं क्या करूं? कह सकते हो। करने को कुछ नहीं है, तुम अपने हाथों नहर काट कर मगर को बुला लाई हो। शंपा दीवार की ओर ताककर बोली, मैं अब नस नस से इस बात का अनुभव कर रही हूँ कि उस युग की रानी महारानी को भवन में क्यों रहा करती थी। किसी भी संभ्रांत चित्त महिला के लिए ये निहायत जरूरी है। निहायत जरूरी? बेशक, हर समय महाराजाओं की निगाहों के सामने रहने से ही तो प्रेस्टीज पंक्चर। कब जो रानी को हंसने का जी होता है और कब रोने का। सत्यवान बीच में ही बोल उठा, हर समय प्रेस्टीज को ही जकड़े रहना होगा, इसका कोई मतलब है? वाक्य को तो खूब रब्त कर लिया, देखती हूँ तो सुनो। प्रेस्टीज ही तो मनुष्य है, उसके सिवाय उसके पास है क्या? 4 हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, रक्त, मांस, हड्डी, यह सब तो पशुओं के भी हैं। यह तुम्हारा तर्क है, सत्यवान ने कहा। मुझे तो लगता है तुम्हारी यह प्रेस्टीज चीज़ जो है, यह पोशाकी कपड़ों जैसी है। फिर अपने आदमी से उसे बचाने की इतनी क्या पड़ी है? नो नो नो, अपने आदमी क्या, अपने आप से ही बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, शंपा ने कहा। सत्यवान ने मुरझाए हुए से कहा, इसलिए मुझे तुमसे डर लगता है। 7 जन्म घूमकर आने पर भी तुम्हें नहीं पाऊंगा तो? उफ, जो अपने बारे में कैसी विराट धारणा। खैर, अभी वह जलपान करते हैं जनाब, कि यह भी पहुँच से बाहर लग रहा है। सत्यवान ने धीरे से कहा, सो तो नहीं लग रहा, लगता भी नहीं। तुम जब दया करके स्वयं ही काफ़ी कुछ उतरकर पहुँच की सीमा में आ खड़ी होती हो, तब लगता है अब शायद सब सहज हुआ जा रहा है, मगर कितनी देर के लिए? फिर वही डर। ओह, अब तो देखती हूँ तुम भी मेरी पहुँच के बाहर हुए जा रहे हो। यही सब सोचा करते हो तुम? सोचने के अलावा तो और कोई काम नहीं। मतलब कि अब से मुझे चिंता में पड़ना पड़ रहा है। छोड़ो, खाने का प्रश्न मुलतवी रहा। रात तो हो ही गई है, एक ही बार खा लिया जाएगा तब तक। बल्कि तुम्हारे आज के क्या कहते हैं, अभियान ना, उसी की सुने। शंपा खास अपनी अदा से झलमला उठी। अभियान? अरे वाह, अब तो शायद तुम मेरे अभियान हो उठोगे। हाँ, अभियान ही। सहसा रुक गई, चुपचाप दीवार की ओर ताकती रही, मानो अभियान की स्मृति में खो गई। अभी उसके चेहरे का बगल दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा छिला छिलाया जैसा। पहले जबड़े की हड्डी झलकती थी शंपा की। सत्यवान ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, ओह, किस कदर दुबली हो गई हो तुम। बुआ भी यही कह रही थी, कैसे आछन और अनमने से गले से बोली शंपा। मैं अवश्य यह नहीं मानती। बुआ से मैंने यही कहा, लेकिन माँ की ज़बरदस्ती से रोज़ ही थोड़ा थोड़ा दूध, मक्खन, मछली, अंडा, मिठाई आदि पेट में चालान करने को मजबूर होती थी। उसका एक असर तो होगा ही। बुआ के पास गई थी? सत्यवान ने कुछ ठहर कर कहा। शंपा ने वैसे ही अनमने गले से कहा, बुआ के पास? हाँ, बुआ के पास। माँ बाबूजी से भेंट हुई? शंपा सचेतन हुई, वह जरा हिलडुल कर बैठी। दूर मैं क्या, यानी घर गई थी? सवेरे रोटी के लिए निकली थी, अचानक दीवार पर एक पोस्टर सटा दिख गया। पुलक संघ के वार्षिक उत्सव में सभानेत्री अनामिका देवी। ठिकाना देखकर हाथ पांव एक बारगी बर्फ। क्यों, सो समझ रहे हो? बिल्कुल दरवाजे के पास कुछ देर खड़ी रही, फिर क्या करना है सो तय कर लिया। उस समय तुम्हें बताया नहीं, सोचा क्या पता बाबा सभानेत्री तक पहुंच भी पाऊंगी या नहीं, कहकर क्यों बेवकूफ़ बनूं, मगर अकल के जोर से अंत तक पहुंची। सभा खत्म हो गई तो गाड़ी पर चढ़ते समय देखा ऑटोग्राफ शिकारियों ने घेर लिया। मैंने भी हाथ बढ़ा दिया, मुझे भी एक ऑटोग्राफ। मेरे पास और कुछ नहीं है। देखा, बुआ विभ्रांत की तरह चारों तरफ ताक रही है। उसके बाद उन्होंने खप से मेरा हाथ पकड़कर कहा, आजा। कहाँ आजा? ले, और कहाँ? गाड़ी पर। उसके बाद आज्ञाकारी लड़की की तरह बैठ गई। पुलक संघ का एक छोरा शायद गाड़ी पर था।
मैंने परवाह नहीं, करती भी क्या। बुआ भतीजी दोनों की बोली तो हर गई थी। जरा देर में बुआ बोली, तेरा क्या करूं मैं, तड़ातड़ गाल पर थप्पड़ मारूं कि झूठा पकड़कर तेरा सर ठोक दूं। मैंने कहा, क्या वही साहित्यिक भाव की अभिव्यक्ति है? बुआ ने कहा, हाँ। उसके बाद ना, बड़ी देर तक के बाद मैं बोल उठी, मैं लेकिन अपने बसेरे से बहुत दूर चली जा रही हूँ। उसके बाद नाटक की दो नायिका इस तरह बोलने लगी, कहाँ है तेरा भरोसा? पुलक संघ के पास काफ़ी दूर आ गई। अभी तुझे छोड़ता कौन है? पकड़ाने की बात तो है ही, मैं खुद ही आई हूँ। अशेष दया है तेरी, अब चल घर चल। आज रहने दो बुआ। क्यों आज क्यों रहने दूँ? अपने माँ बाप की हालत कभी सोची है? वे तो डांटने वाले हैं। यह डांट तूने रहने भी दी है रे अब आगिन लड़की। बाप रे, तुम तो अपनी बहुत नई नई भाषा सीख गई हो, देख रही हूँ। तुमने बहुतों को बहुत कुछ सिखाया है। पाजी, निर्दयी लड़की, यही गाली गलौज सुनाने के लिए मुझे गाड़ी पर ले लिया, और क्या? यह तो कुछ भी नहीं, और भी अगाध है। इतने दिनों से तेरे लिए जमा करना संभव था, तो फिर जो है झटपट ख़त्म कर लो। यानी तर्कस के जितने तीर रखे हैं सब के सब खाली कर लो। मुझे ज़्यादा दूर खींच ले चलोगी तो लौटने में कष्ट होगा। तुम्हारा पुलक संग पुलकित होकर मुझे मेरे मटकोठे तक तो पहुंचाने नहीं जाएगा। मटकोठा? तू मटकोठे में रहती है? बुआ जैसे पछाड़ खा गई। देखकर मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल। मैंने कहा, तो तुमने क्या सोचा था? दालान कोठा? नहीं, तुम्हारे बारे में अब कोई आशा वाशा नहीं करती, लेकिन इतिहास क्या है? इतिहास विशद है। कहूँ तो सारा रात में भी ख़त्म नहीं होगा। तो हथभागा छोरा जिसे तुम जामवंत नाम से जानती थी, उसके एक जिगरी दोस्त ने पार्टी के विरोध में बिगड़कर उस पर बम फेंका, इस जन्म के लिए पद गौरव खत्म कर देने के लिए। मतलब सीधा है। वह जब अस्पताल से निकला, सदा के लिए पैर नदारद। शंपा! आह, यूँ चीख ना उठो, रास्ते के लोग क्या सोचेंगे। खैर, और भी संक्षेप में कह दूँ, जिगरी दोस्त के सिवाय भी कुछ आलतू फालतू दोस्त थे उसके। उन्हीं की मदद से मझदार से किनारे तक आ गई। किनारे आ गई माने? मैं तेरी बात कुछ समझ नहीं पा रही हूँ शंपा, साफ साफ खोल कर बता। बुआ, और कहना हो तो तुम्हारे भाई के घर में घुसना पड़ेगा। तुम मुझे उतार दो, मैं बस चली जाऊँ। घर नहीं चलेगी? आज छोड़ो ना। बुआ हठात जरा चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है तो खुद ही आना। उसके बाद उस पुलक संघ के ड्राइवर से बोली, बात करते करते बड़ी दूर निकल आई, इसे तुम्हें अपने मोहल्ले पहुंचा देना होगा। गाड़ी के लिए मैंने बहुत मना किया, एक ना सुनी। बोली, हाथ छुड़ाकर रास्ते में कूद जा सकती है तो कूद जा। वह लड़का क्या करता, यहाँ गली के मोड़ तक पहुंचाकर चला गया। हाँ, टैक्सी का किराया बुआ ने दे दिया था। इस बस्ती के पास पहुंचा गया। चारा क्या था, डेरा देखे बिना भला जी कठोर करके जा सकता है। अब यह सोच रही हूँ कि काम अच्छा किया या बुरा, कौन सा। वह स्वयं जो पकड़ाई दी, हुआ क्या जानते हो? कैसा तो लोभ हो आया था हठात। ठीक एक ही बात बकुल नाम की महिला सोच रही थी। काम यह ठीक हुआ या बेजा? यदि शंपा के माँ बाप जान जाए कि शंपा से मेरी भेंट हुई थी परंतु मैंने उन्हें नहीं बताया, तो वे मुझे क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहूँ तो कैसे कहूँ? अजी ओ, तुम्हारी बिटिया खुद आकर मुझसे मिली और भाग गई। तुम लोगों के पास आना गवारा नहीं किया। रात भर नींद नहीं आई। डायरी लिखने का अभ्यास पारुल को बचपन से ही है। इस अभ्यास के चलते अमल बाबू नाम के भले आदमी खफा होते थे। उनका ख्याल था ऐसा कुछ लिखना जो पति को भी दिखाया ना जा सके, स्त्री के लिए अत्यंत ग्रहित है। लेकिन पारुल ने ऐसे अनोखे और गजब तरीके से धिक्कारा था कि जबरदस्ती पढ़ना भी संभव नहीं। अमल बाबू ने कहा था, उसमें ऐसा क्या लिखा जाता है कि आधी रात को उठकर लिखने की इच्छा होती है? यह तो तुम्हारी कविता की कॉपी नहीं। पारुल हंसकर लोटपोट हो गई थी। हाय राम, तुमने मेरी कविता की कॉपी पहचान रखी है। इतना ध्यान है मेरे प्रति तुम्हें। ध्यान में कोई कमी देखती हो? अमल बाबू ने कहा। हंसना बंद करके पारुल ने कहा था, सो तो है ध्यान की कमी। नहीं, बल्कि उसकी थोड़ी कमी होती तो बुरा नहीं था। अमल बाबू ने गंभीर होकर कहा था, तो यह कॉपी काहे की है? देख ही तो रहे हो, डायरी है। डायरी? गृहस्थ घर की स्त्रियों को डायरी लिखने का क्या काम? कुछ नहीं, केवल पागलपन है। देखो तो जरा कैसा पागलपन। हाथ बढ़ाकर अमल बाबू ने कहा था। पारुल इस पर बेदम हंस पड़ी। हाय मेरी माँ, देखोगे? दूसरे की चिट्ठी पढ़ते हो मगर दूसरों की डायरी भी देखोगे ना? तुम भाई बड़े गवाही हो। मेरे सामने कहा सो कहा, और किसी के सामने मत कहना। मैं इसे तुम्हारी सभ्यता के भरोसे जहाँ तहाँ रख देती हूँ। देखना, पढ़ना वढ़ना नहीं। ऐसी गुप्त बातें हैं कि पति को भी नहीं दिखाई जा सकती। दिखाई क्यों नहीं जा सकती? पारुल ने कौतुक से आंखें नचाकर कहा था। मैं कुछ डरती हूँ तुमसे क्या?
मेरी गोपन बात जान लोगे, कहीं इससे मैं डर जाऊं। दूसरे की डायरी देखना ही असभ्यता है। यह तो मानते हो कि सभ्य समाज के कुछ कायदे कानून हैं? नहीं मानता। अमल बाबू यह नहीं कह सके, इसलिए खींचे हुए मुंह से बोले, यह सब विलायती पना बात है। बंगाली परिवार में यह सब? पारुल ने तुरंत चेहरे को बड़ा अमायिक करके कहा था। अरे हाँ, बंगालियों की को सभ्यता भव्यता की बला नहीं, यह तो याद ही नहीं था। तब तो देखती हूँ कॉपी को कहीं एकांत गोपनीय जगह में रखना होगा, कहा था। लेकिन वैसा किया? भंडार घर के ताके पर रखती थी, अथवा यही जगह अमल बाबू के लिए दुर्गम दुस्तर है। यह चाल वह इसलिए खेली थी। भंडार घर में ताला लगाने का कड़ा हुक्म अमल बाबू का ही था। नौकर चाकर पर बेहद उन्हें संदेह है। पारुल ने जब कहा था, हरदम ताला कुंजी डाले रहूं, भंडार में ऐसा क्या है, रुपए के गहने या शाल दुशाला, थोड़ा सा चावल दाल नमक तेल ही तो अमल बाबू ने पारुल को बुद्धू की व्याख्या दी थी। लिहाजा पारुल एकनिष्ठ चित्त से भंडार में ताला लगाती है, और कुंजी कहाँ रखती है कौन जाने। आंचल में कुंजी बांधने की जो एक चिरंतन रीति बंगाली स्त्रियों की है, पारुल वह नहीं होता। आंचल में कुंजी बांधने की आदत उसे कभी नहीं रही। पारुल जब भंडार घर में रहती है, कामकाज करती है, तब उसके सामने टप से कुछ खींचकर नहीं लिया जा सकता। और पारुल जब घर से बाहर कहीं जाती है तो कुंजी खोजकर नहीं मिलती। पारुल लेकिन जाती भी कहाँ थी? संभवतः बगल की कनक मौसी के यहाँ। औरों की तरह टोला घूमने जैसी प्रथा है, पारुल में वैसा नहीं है। अमल को डर से नहीं, अपनी ही वितृष्णा, रुचि ही नहीं थी। समय से मूल्यवान और क्या है। उस समय से आदमी लुक्का चोरी खेले, कॉपी किताब कुछ न रहे, अपना मन तो है, उसी के साथ काट नहीं दिया सकता अवकाश का कुछ समय। कनक मौसी से मन का कुछ मेल था, इसलिए कभी कभी जाती थी। उसी मौके से दो एक पन्ने पर अमल बाबू ने आंखें फेर ली थी। बहाने से भंडार में ताले के सामने खड़े होकर पत्नी से बोलते बोलते अनमने पन्ने पलट लिए, लेकिन देखकर कोई लाभ नहीं हुआ। एक पूरे पन्ने में नीचे केवल एक ही पंक्ति थी, मनुष्य नाम का जीव कितना हास्यकर है, विधाता की सृष्टि की भूल। दूसरे पन्ने पर वैसा ही, अथवा यह जात अपना यथार्थ परिचय भूलकर अपने को हास्य कर लिए हुए, विधाता की सृष्टि में भूल नहीं थी। दूसरे एक पन्ने पर लिखा था, आज की आधी रात का आकाश कैसा अनोखा, चांद रहित आकाश किस गजब का सुंदर है। यही सब लिखकर आदमी अपना समय बर्बाद करता है, और यह किसी को दिखाया नहीं जा सकता। रबिश। पारुल अभी भी बीच बीच में डायरी लिखती है। अभी भी ढंग ढर्रे का वैसा ही अभाव और भंगी भी वैसी ही, मानो आमने सामने बैठकर किसी से बात कर रही हो। आज लिख रही थी, मन में खासा अहंकार हो आया था। आज तुम्हारे नीति नियमों में के उन बहुविध दायित्वों का बोझा ढोकर अब मैं नहीं मरती। अहंकार था, पतवार डाले बैठी हूँ, किसी के पीछे नहीं दौड़ती। मेरा मन कुछ में भी नहीं, कुछ में भी नहीं। वह अहंकार टूटने को है। अहंकार था, जिनकी बेड़ी थी उन्हें बेड़ियां लौटाकर बहुत दिनों के बाद आज सिर उठाए खड़ी हुई। लेकिन अब समझ रही हूँ, सभी बेड़ियां तोड़ना आसान नहीं। समाज का दाय, चक्षु लज्जा का दाय, ममता का दाय, सब कुछ त्याग देने पर भी एक चीज हरगिज नहीं त्यागी जा सकती, मानविकता का दाय। वह लड़का जो टेबल पर सर झुकाकर स्कूल का पाठ तैयार कर रहा है, उसके मन में क्या आंधी तूफान उठ रहा है? उसकी चिंता से मेरे मन में तूफान उठ रहा है, स्थिर रहना कठिन हो रहा है। अच्छा, ये क्या स्नेह का दाय? मैं इस बच्चे की माया में पड़ गई हूँ इसलिए? पागल। पारू ब्राह्मणी इन सब बलाओं की परवाह नहीं करती। कल अगर उसके माँ बाप को सुमति हो तो कल ही नहीं सोचूं, आज भर यह मेरे पास रहे। गर्चे मेरी पड़ोसी ने अब बड़े उत्साह से घूमने आने लगी हैं, और यह कह पाकर खुशी के सागर से हिलोरे लेती हैं कि हमारी दीदी अब काबू में आई है। अब राजा भरत की दशा हुई है। हिरनौटे के लिए सब कुछ की जरूरत है, सब संजोना पड़ रहा है। और हितैषियों का दूसरा दल जो खेद के साथ कहता है, युग का धर्म देख रही है ना दीदी, इस लड़के को बूढ़ी दादी के मत्थे मड़कर माँ बाप निश्चिंत बैठे हैं। एक लड़के का कम झमेला, आह, उसके लिए मांस मछली का उपाय करना पड़ता है। लेकिन मैं यह भी कहूँ दीदी, आपकी माया भी ज़्यादा है। क्यों दूध घी पनीर मक्खन में पुष्टि नहीं कि इतने दिनों के बाद उस छोटे से लड़के के लिए आप वह सब कुछ छू छा रही हैं? मछलियाँ बनाई भी तो मांस अंडा, इतना क्यों? और जाने चाहे कि जितना ही क्यों ना दे, आखिर कोई यह अपना होगा? नहीं होगा दीदी। मैं आपको कागज पर साफ साफ लिख कर दे सकती हूँ। काम के समय ठीक ही आम दूध मिल जाएंगे, घुटली घुरे पर पड़ी रहेगी, माया से आप ही मरेंगी। सुनकर खूब हंसी आती है, समझे? माया नामक वस्तु की संज्ञा क्या है, यह सोचती हूँ। अभिधान में विभ्रांति।
किसे संबोधन करके लिख रही है कौन जाने। लिख रही है कि पढ़ते पढ़ते पोथा उठाए, बिना भूमिका के बोल उठा, बाबूजी को लिख दो मुझे बोर्डिंग में दाखिल कर दें। पारुल प्राय चौंक उठी, फिर भी अपने को संभाले। क्यों महाराज, अचानक ये आदेश क्यों? यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो तो स्वाभाविक है, लेकिन बोर्डिंग में अच्छा लगेगा ऐसा लगता है। लगाने की चेष्टा करूँगा। तो वह चेष्टा यहीं करके देखो ना। नहीं, लड़के ने ढीठ जवाब दिया। फिर तो तेरे बाप को लिखना ही होगा, तो खुद ही लिख दे। राजा पारुल जिसे महाराजा कहती है उसी उद्यता से बोला, नहीं तुम लिख दो। वाह, तेरा बाप है, तू क्यों नहीं लिखेगा? कहा तो नहीं। उसने शिशु मुख से में एक दृढ़ काठिन्य, पारुल ने में भी जरा काठिन्य दिखाया। बोली, लेकिन मैं क्यों लिखने जाऊं? बता, तुझे यहाँ असुविधा हो रही है, तू यह खुद बता उन्हें। सूखे चेहरे से दीवार की ओर देखते हुए राजा ने कहा, मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे असुविधा हो रही है। हाय राम, नहीं तो एकाएक बोर्डिंग में भर्ती होने की बात क्यों आती? मैं तो 7 दिन 7 रात सोचकर भी दिमाग से यह बात नहीं ला सकती। मैं यदि यह लिखूं कि तेरा बाप सोचेगा मैं तुझे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। कभी नहीं सोचेंगे। बाबूजी तुम्हें पहचानते नहीं हैं। पहचानते हैं? मैं तो जानती थी मुझे कोई नहीं पहचानता। राजा ने बिगड़ कर कहा, तुम्हारी बात के माने समझ में नहीं आते। पारुल ने अपनी शांत गले से कहा, अच्छा राजा, तेरे बाप से छिपाकर मैं यदि तुझे तेरी माँ के पास रखाऊं? राजा एकाएक खड़ा हो गया। बोला, तुम सब लोग मिलकर मुझे इतना सता क्यों रहे हो? बेवकूफ़ जैसी बात। रोया नहीं, चेहरा सिर्फ आग सा जल उठा। पारुल क्या इस छोटे लड़के से डरे? शायद भीतर ही भीतर डरती है। सावधानी से हल्के गले से बोली, बूढ़ों की दशा ही यही है समझे। यह सबको सता मारता है और बेवकूफ़ जैसा बोलता है। खैर छोड़ो, सच्ची कह रही, मैंने ठीक किया। तेरे बाप को बिना कहे सुने चुपचाप तुझे ले जाकर, मामला जैसे बड़े मजे का है। इस ढंग से पारुल ने कहा, सीधे तेरी माँ के पास। बस तेरा बाप आकर पूछेगा राजा कहाँ है, और मैं बुद्धू बनकर कहूँगी पता नहीं, एक दिन सूटकेस लेकर कहीं चल दिया। बच्चों को फुसलाने जैसी बात पर राजा बेतरह बिगड़ उठा। अच्छा, तुम्हें नहीं लिखना होगा, मैं ही बोर्डिंग भर्ती करा देने को लिखता हूँ। पारुल गंभीर हो गई, शांत गले से बोली, देख राजा, अपने बाप को खामा खा ख्यालों में सब क्यों कष्ट पाओगे? माँ के लिए तेरा मन कैसा कर रहा है? अरे खाक कर रहा है माँ के लिए? करता है रे, करता है। अच्छा ठीक है, नहीं करता, लेकिन बहन के लिए? वह तो तुझे नहीं देखकर तुम लोग मुझे जरा शांति दोगे? यह कहकर राजा चला गया। पारुल उस ओर देखती हुई चुप बैठी रही। पुकारा नहीं, साहस नहीं हुआ। जरा देर में वह आप ही लौट आया। फिर एक टुकड़े कागज पर कई लाइनें लिखकर पारुल के सामने फेंक कर कहा, लो अपनी चिट्ठी के साथ भेज देना। पारुल अवाक होकर उन 2 पंक्तियों की ओर ताकती रही। मुझे बोर्डिंग में भर्ती करा दोगे? तुम्हारा जो खर्च होगा बड़ा होकर सब चुका दूंगा। उस रात पारुल ने अपनी उस कॉपी में लिखा। एक खाम ख्याली पुरुष ने परिणाम चिंताहीन एक ख्याल से झोंक में एक स्त्री के पति, गृहस्थी, संतान सब छीन लिया। सोचा था उसके बच्चे को उसे वापस कर दूंगी, लेकिन देखती हूँ उपाय नहीं, अब लौटाया नहीं जा सकेगा। हाँ, अपना बेटा होते हुए भी पारुल ने पुरुष को ही दोष दिया। शायद पुरुष को ही इस सहजात धारणा से विचक्षण होना होगा।